स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके सवाल शामिल करते हैं खेती किसानी के संबंध में। जो विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं उसके संबंध में, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले हम आपको जल्द से वो बता देते हैं कि किस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं धान फसल की सुरक्षा के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे आम उत्पादन की तकनीकों के बारे में, किस तरह से आप आम उत्पादन बेहतर ले सकते हैं, इस पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आपके पास जो भी सवाल है उसको पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060 और 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। सर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बता दें हम आपको, डॉक्टर AK सिंह, ये संयुक्त निदेशक हैं उद्यान विज्ञान संभाग GB पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। धान की खेती आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि समय समय पर आप विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें, और उसके लिए हम आपको ये मंच प्रदान कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर आप जान चुके हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। आपको बस अपना फ़ोन उठाना है और कॉल करके अपने सवाल पूछने हैं। और साथ ही आम की खेती से आप जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में भी आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ आइए हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर धान की फसल की। तो डॉक्टर दिनेश, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी अगर हम धान की पछेती रुपाई की बात करें, क्योंकि आमतौर पर तो हर जगह रुपाई हो चुकी है, इसकी किसान कर चुके हैं, तो ऐसे में किस तरह से कार्य कर सकते हैं इसको लेकर के? देखिए, जहाँ तक रोपाई की बात है, कार्य बहुत पहले संपादित हो चुका है, और कुछ किसान भाई जुलाई के अंत तक भी जो है वो रोपाई करते हैं, कई कारणों से वो करते हैं। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इस समय होता है खरपतवार प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन। साथ ही साथ कुछ धान की फसल ऐसी है जो अब वानस्पतिक अवस्था लगभग पूरी करने वाली है, फिर इसमें बालियाँ बननी शुरू होंगी, बालियाँ फिर निकलनी शुरू होंगी। तो ये जो अवस्था होती है बालियाँ बनने की, बहुत समय तक 30 दिन तक हमें पता ही नहीं लगता, पौधे के अंदर बालियाँ बनती रहती हैं, और फिर जब बाली निकलती है तो लगभग 1 महीने का समय होता है। तो ये जन्निक अवस्था होती है, 1 महीना चलती है खास करके, और इसमें जो है पानी की और पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। और फसल चाहे आपकी किसी भी अवस्था में हो, उसकी आपको कीटों और रोगों से सुरक्षा करना बहुत जरूरी होता है। जी। इसकी आप पहचान करते रहें, अगर कोई समस्या आती है तो निगरानी बनाए रखना यहाँ पर काफी जरूरी है, क्योंकि रोग और कीटों का खतरा रह सकता है, और साथ ही खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरह से और प्रबंधन कार्य करके अपनी फसल को हम अच्छी स्वस्थता प्रदान कर सकते हैं, आगे चलकर अच्छा उत्पादन इसका हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जुलाई के दूसरे पखवाड़े से 60 दिन तक धान की रोपाई का काम किया जाता है। जिन इलाकों में समय से रोपाई की गई है वहां धान के पौधे अच्छी बढ़वार में हैं। इस दौरान फसल को खास देखभाल की जरूरत होती है। रोपाई के 10 से 15 दिनों के बीच में पहली निराई करनी चाहिए। निराई करते समय खेत में पानी का स्तर 1 से 2 इंच के बीच होना चाहिए। इस समय खरपतवार छोटे होते हैं और उन्हें नष्ट करना आसान होता है। धान की रोपाई के 2 से 3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी का स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बारिश वाले इलाकों में खेत में नाली बनाएं, जिससे ज्यादा पानी को निकाला जा सके, या बारिश बंद होने की स्थिति में नाली में जमा पानी से खेत की नमी को बनाया रखा जा सके। इसके अलावा जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही, वहां के किसान जरूरत के हिसाब से फसल को पानी दें और फसल सूखने से बचाएं। इसके साथ ही फसल को रोग और कीट से बचाने के उपाय करने चाहिए। धान की फसल में खासतौर से फुदके, मिलीबग, फुनगी व काटने वाली सुंडी की रोकथाम जैसे कीट फसल को प्रभावित करते हैं।
इनकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा तना छेदक और फफूंदी रोग के लक्षण दिखाई देने पर उचित कदम उठाएं। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान की खेती पर। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला विषय है आम उत्पादन की तकनीक। तो इसके बारे में हम डॉक्टर सिंह का रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आम की अगर हम बात करते हैं तो इस समय इस मौसम में हमारे जो आम से जुड़े हुए किसान हैं वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आम की तुड़ाई हो चुकी है, हार्वेस्टिंग की जा चुकी है और अभी बगीचों की अब साफ सफाई करने का समय है जी। जहां तक बगीचे की बात है तो किसान भाई को सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि इस समय रोपाई का भी समय चल रहा है। आप आम का अगर बगीचा लगाना चाहते हैं या किसी भी सदाबहार फल पौध का बगीचा लगाना चाहते हैं तो यह उचित समय होता है कि आप उसकी रोपाई कर दें, खेत में उसका रोपण कर दें। तो रोपण का बिल्कुल उचित समय है, जैसा कि जून के महीने में, मई जून के महीने में ही गड्ढे की खुदाई हो चुकी होगी और गड्ढे की वापस भराई भी की जा चुकी होगी। उसके उपरांत जब बारिश के दौरान उसमें जब बारिश हुई तो बारिश की वजह से उसमें जो भी गड्ढे जितने सेटल होने हैं, जितने बैठने हैं, बैठ चुके होंगे। अब यह बिल्कुल उचित समय है कि आप किसी विश्वसनीय नर्सरी पर जाएं और वहां से आम के फल पौध को खरीद करके और आप अपने खेत में उसको इस समय लगा सकते हैं। और जहां तक अब बात है कि इस समय हम क्या बगीचों पर ध्यान दे सकते हैं आम के बगीचों में, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, जैसे ही बारिश अब खत्म होने को है तो बारिश खत्म होगी तो बाग की सफाई करनी है आपको, कि उस बाग की जुताई करनी होगी। जुताई के उपरांत जो भी टहनियां जमीन से छू रही होंगी, अगर आम की टहनियां कुछ जमीन से छू रही हो तो उनकी भी काट छांट करके निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ तरह के जो कीट और व्याधियां हैं बगीचों में, जैसे आपको बताया कि मिलीबग एक कीट है, अगर वह जमीन से कोई आम की टहनी टच होती है तो फिर वहां से ऊपर की तरफ जो है उसमें बाद में चल के समस्या होती है। तो बागों की जो छटाई है वो काम कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि आजकल ये कहते हैं कि आम में हर साल फल लेने के लिए हमें किसान भाइयों का जोर रहता है कि सर हमारे बगीचे में, आम के बगीचे में हर साल फल आए जी। तो यही उचित समय है जिस समय उसकी प्रूनिंग हो जानी चाहिए। इसके लिए हम प्रूनिंग कर सकते हैं और तमाम कार्य भी कर सकते हैं। तो जो किसान नए बाग लगाने के लिए तैयार हैं तो उसमें आप रोपण कर सकते हैं, और जिनके पुराने बाग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो जो है साफ सफाई का ध्यान रखें और प्रूनिंग जरूर कर लें ताकि हर साल जो फलत है हमारे किसानों को मिल सके। तो प्रूनिंग के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, जहां तक प्रूनिंग है, प्रूनिंग किसान भाइयों को करना यह है कि एक सिकेटियर की सहायता से, जो सिकेटियर एक विशेष प्रकार की होगी, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, स्क्रीन पे देख सकते हैं, विशेष प्रकार की सिकेटियर होती है। तो जो पतली टहनियां होती हैं जहां पर फल लगे होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर साल फल आए तो उनकी प्रूनिंग करनी होती है और फिर सितंबर माह में पैक्लोबिट्राजोल का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से आप प्रूनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों के बताना चाहेंगे कि इस समय प्रूनिंग के उपरांत जब आप बगीचे की साफ सफाई कर चुके होंगे, उसके बाद खाद और उर्वरक का भी प्रयोग करना नितांत आवश्यक होता है जी। तो खाद उर्वरकों का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। किस तरह से कर सकते हैं जानेंगे आपसे डॉक्टर सिंह, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। कहने को तो आम है, लेकिन फलों में इसे खास जगह मिली है, इसलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। आम की भरपूर पैदावार के लिए किसान नई नई तकनीकों को अपनाकर इसकी खेती करते हैं। आम के बीज से पौध तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है और फिर तैयार पौधों की रोपाई की जाती है। इसके अलावा अन्य तकनीकों से भी पौध तैयार की जाती है, जिसमें भेंट कलम, विनियर, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग,
प्रांकुर कलम और बडिंग मुख्य हैं। विनियर और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग से अच्छे किस्म के पौधे कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। आम के पौधों की रोपाई बारिश शुरू होने पर जुलाई अगस्त माह में करनी चाहिए। इस समय रोपे गए पौधों को पर्याप्त नमी और अनुकूल वातावरण मिलता रहता है, जिससे वो आसानी से लग जाते हैं। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी, क्षेत्र, किस्म और मिट्टी के हिसाब से रखनी चाहिए। रोपाई करते समय मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश अच्छी तरह से मिलाकर उससे गड्ढे भरे जाते हैं। आम में जब बोर आने लगती है तब कई रोगों के कारण उत्पादन कम होने की आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रोगों के लक्षण जानकर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही बेहतर पैदावार लेने के लिए 10 साल तक पौधे में खाद और उर्वरक की उचित मात्रा डालनी चाहिए। साथ ही फसल को रोग और कीट से बचाने के उपाय भी अपनाने चाहिए। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई, इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दिनेश का यहाँ पर मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर दिनेश, आज हम बात कर रहे हैं कि धान फसल की सुरक्षा हम किस प्रकार करें। सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन भी किया जाए। तो ऐसे में जल प्रबंधन की बात मैं पहले करना चाहूंगी। जल प्रबंधन किस प्रकार करें धान की फसल में? हाँ, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि धान जो है वानस्पतिक अवस्था में है। वानस्पतिक अवस्था में जैसे जल प्रबंधन की बात है तो बहुत अच्छी बरसात हुई है, और जिन इलाकों में बरसात नहीं हुई है, कम पानी है, तो वहाँ निश्चित तौर पे किसानों को पानी लगाना चाहिए। धान के खेत में बिवाई ना फटे आपके खेत में, और ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें पानी लगाते रहें। लेकिन जहाँ पे बाली, जो जैसा मैंने बताया कि बाली जब हमें दिखती है निकलती हुई, वास्तव में उसके 1 महीना पहले धान के पौधे के अंदर बाली बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम जन्निक अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में पानी की कमी धान की फसल में नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर पानी आप जन्निक अवस्था में धान की जरूर रखें। और क्योंकि इसमें आपके दाने का विकास हो रहा होता है, बाली का विकास हो रहा होता है, ये निर्धारित करेगा आपका कि दानों की संख्या कितनी होगी, वजन कैसा होगा। तो उस सब को बढ़ाने के लिए आपको पानी इसमें रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सही मात्रा में पोषक तत्वों का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जी, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नत्रजन की, तो नत्रजन का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं किसान, क्योंकि बेहद जरूरी है वो बढ़वार के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए? जी बिल्कुल, जैसे ही आपकी जन्निक अवस्था में फसल आती है तो जैसे नाइट्रोजन का किसान भाई 3 हिस्सों में प्रयोग में लाते हैं। पहला हिस्सा आप रोपाई के करीब 10 दिन बाद देते हैं, और जो दूसरा 1/3 हिस्सा है जो कल्ले बन रहे होते हैं उस समय देते हैं, जो कि रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद आती है। और तीसरा आप 50 से 55 दिन पे नाइट्रोजन का छिड़काव करें। यानी रोपाई करे हुए अगर आपको 2 महीने के आसपास हो गया है तो आप उसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग जरूर करें। जी, तो इस तरह से नत्रजन का प्रबंधन कर सकते हैं किसान, क्योंकि नत्रजन का प्रबंधन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, और अगर सही तरीके से ना किया गया तो फसल की बढ़वार में भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सही तरीके से सही समय पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए इसी के साथ एक बार फिर मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर सिंह का। डॉक्टर सिंह, नए बाग जिन्होंने लगाए हुए हैं उनके लिए आप सलाह दे रहे थे कि विश्वसनीय नर्सरी से पौध लें और फिर उसकी रोपाई करें। तो रोपाई का सही तरीका क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे किसान भाई हमारे जब भी पौध खरीदें तो जो पौध होते हैं वो ग्राफ्टेड पौध, कलमी पौध बोलते हैं जी। तो उसमें गांठ होती है जमीन की सतह से, अगर देखें जिसको हम नर्सरी लाइन बोलते हैं, तो नर्सरी की सतह से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर हम एक ग्राफ्टिंग करके, जिसको हम गांठ दिखेगा आपको क्लियर बिल्कुल किसान भाइयों को, तो जब वो पौध ले जाएं तो वो पौध आते समय खेत में जब उसकी रोपाई करते हैं, जहां गड्ढा खोदा गया है, गड्ढे के ठीक ऊपर बीचों बीच में एक छोटा सा गड्ढा जो आप पौध ले जा रहे हैं, जैसे आम का पौध है तो उसमें एक नीचे अर्थवाल मिट्टी के साथ मिला होगा, तो उसके बराबर एक छोटा सा गड्ढा खोदेंगे, उसमें उस पौध को फिर आप लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्राफ्ट यूनियन की बात की, जो मैंने गांठ की बात की, जो ग्राफ्टेड पोर्शन की बात की, वो जमीन की सतह से ऊपर ही होना चाहिए, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ये तो नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब भी किसान भाई पौध लगाएं तो लगाने के बाद ऐसा ना करें कि पौध को जमीन में लगाया और फिर चारों तरफ से
उसको बेंट से या पाँव से काफी दबाने लगते हैं। हल्का सा उसको हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से उसको चारों तरफ से मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, ताकि जो आपका आम का पौध है, अर्थवाल जो नीचे मिट्टी है उसमें वो ना टूटे। अगर वो दबाते समय टूट जाता है तो पौधे के सूखने का बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए उसको हल्के हाथ से दबाएं और फिर पौध लगाने के उपरांत एक हल्की सिंचाई कर दें। और यह भी ध्यान रखें, पौध हमेशा शाम के टाइम ही लगाएं और लगाने के उपरांत एक हल्की सिंचाई कर दें। तो यह सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक होता है जी। तो ये साधारण सा तरीका है, जो आम की रोपाई करना चाहते हैं हमारे किसान वो इसे अपना सकते हैं। और क्या क्या प्रबंधन कार्य कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान फसल की सुरक्षा और आम उत्पादन की तकनीक के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर डायल कीजिए, आपके सवालों के जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, रीना जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा ये सवाल है जी। जी नमस्ते जी, अपना सवाल पूछिए। हमारा ये सवाल है कि आम की मौत को गिरने से कैसे बचाएं? आम की जो फसल है उसको गिरने से कैसे बचाएं? आम के फल को गिरने से कैसे बचाएं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जी, डॉक्टर सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से कॉल कर रही हैं हमारी कॉलर। आम के फल को गिरने से कैसे बचाया जा सके, इस पर जानकारी लेना चाहती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, आम की फसल में जो फल झड़ने की प्रक्रिया होती है, एक वो नेचुरल प्रक्रिया है। एक आम का अगर गुच्छा है जो पेनिकल होता है, उसमें अगर आप देखें तो लगभग ये कहा जाता है कि 1000 से लगाए 5000 तक फूल होते हैं। तो सभी तो दाने नहीं बन सकते। एक गुच्छे में अगर 2 से 3 दाना लास्ट में जाकर के रुकता है तो हम उसको कहते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी फर्क हुई है हमारे आम के उस पर्टिकुलर एक पेनिकल पे। जहां तक बात है कि आम झड़ता है, कहने का मतलब फल गिरता है, जब वो मटर के दाने के बराबर या थोड़ा छोटा ही रहता है तो झड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड आता है मार्केट में, उसका आपको स्प्रे करना है। और इसके लिए मार्केट में प्लानोफिक्स के नाम से यह अवेलेबल है, तो प्लानोफिक्स आप ले लें और उसका जो है 0.95 ml या कह लीजिए 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके, और जब वो दाने बन जाए छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर से पहले, आप ये कह लीजिए सरसों के दाने के बराबर हो जाए और थोड़ा सा उससे ऊपर की स्थिति जैसे बने, तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, या मैंने बताया कि जो बाजारू नाम से जो मार्केट में जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स के नाम से और भी कंपनी कई नाम से बनाती हैं, तो हमारे किसान भाई प्लानोफिक्स लें और लगभग उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसका स्प्रे कर दें।
हमारा जो रेट होगा वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से होगा, और बाकी उसको जिस हिसाब से जितना बड़ा बगीचा हो, जितना बड़ा पेड़ हो, उसके हिसाब से पानी के मात्रा के हिसाब से उसमें प्लानोफिक्स को मिक्स करके और हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे फल जो है आपके झड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है और लगभग एक पेनिकल में कम से कम 2 फल 3 फल आपको मिल जाता है और आम की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। जी, तो इस तरह से प्रबंधन कार्य करके रीना जी आप अपनी फसल जो है, जो आपका फल गिर रहा है, इस समस्या से आप बचाव कर सकती हैं। आपको शुरुआत में ही कुछ प्रबंधन कार्य करने होंगे। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से ही जुड़ गए हैं। हरवीर यादव जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारी जो धान है ना 11-21 पे, उसमें धब्बा सा आ रहा है थोड़ा पत्ती पे। जी, 11-21 में जो पत्ती है धब्बा आ रहा धब्बा है। आपका आँख के आकार का है या पत्ती? आँख के आकार का है, भूरा रंग का है। तो देखिए इसमें क्या होता है धान में कि इस समय हवा में नमी बहुत ज़्यादा है और रात को तापमान थोड़ा कम हो जाता है और बादल भी छाए हुए रहते हैं ज़्यादातर जगह पे। ऐसी दशा में धान में जो है बदरा रोग आने की संभावना रहती है, जिसको झोंका रोग भी कुछ लोग कहते हैं। इसमें आँख के आकार के धब्बे बन जाते हैं जो भूरे रंग के होते हैं। शुरू में छोटे छोटे होते हैं, फिर ये धब्बे फैल के और पूरी पत्ती को घेर लेते हैं। कुल मिला के अगर इस रोग का निदान नहीं किया गया, बदरा रोग है, तो ये रोग कई बार भयंकर रूप ले लेता है। आप उसमें ध्यान रखें। और फिर जब बाली निकलने की अवस्था आती है तो इसी रोग का नाम जो है दूसरे तरह से गर्दन तोड़ हो जाता है। किसान भाई समझते हैं, बाली टूट के लटक जाती है, वो बाली अवस्था पे आता है। लेकिन अभी तो पत्ती की अवस्था पे आया हुआ है। इसके लिए आप या तो प्रोपेकोनाजोल ले लें या बावस्टीन ले लें। इसकी 0.1% घोल आपको छिड़कना है, यानी 1 ग्राम दवाई या 1 ml दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाएं और 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो घोल है आपका, उसका छिड़काव करें। और इस छिड़काव को आप 10-12 दिन बाद दोबारा भी कर सकते हैं अगर आपको रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे आपने दवा का छिड़काव का यहाँ पर मशवरा दिया है, सलाह दी है, तो ऐसे में कब करना चाहिए? क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, तो किस तरह से तैयारी करें किसान? निश्चित तौर पे देखिए, आपको कोई भी छिड़काव करना है किसी भी दवा का, किसी भी उर्वरक का, तो आपको मौसम को निश्चित तौर से ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आपकी दवाई छिड़कते ही अगर बरसात आ जाती है या हवा तेज चलती है तो उसका असर आपके कम हो जाएगा। तो आप ये देख लें कि मौसम साफ हो जब आपको छिड़काव करना हो, हवा बहुत तेज ना चल रही हो, और कम से कम छिड़काव के 8-10 घंटे बाद अगर बारिश होती तो कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम 8 घंटे 6 घंटे आपका छिड़काव करें तो उसके बाद बारिश ना हो, तब आपका छिड़काव ज़्यादा प्रभावी रहेगा। जी, तो यहाँ पर मौसम की जानकारी आप समय समय पर लेते रहें और मौसम विभाग की ऐप्स भी हैं और डीडी किसान मौसम खबर बुलेटिन भी लेकर आता है, उसके ज़रिए भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कब बरसात होने वाली है और उसके अनुसार ही आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका भी सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा धान का वो पूरा पत्ती पीला हो जा रहा है। पौधे लंबे हैं आपके? कुछ पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे तो नहीं है आपके? हैं? पौधों की लंबाई कितनी है? जो प्रभावित पौधे हैं जिनकी पत्तियों का रंग पीला हो रहा है, उनकी लंबाई तो ज्यादा नहीं है बढ़ी हुई? पूरा वो हल्का धान है ना, पूरा वो पोटली में आ गया है। अच्छा, सूख भी रहा है धान आपका? और पत्ती किनारों की तरफ से पहले पीला होती है और फिर टीप तरफ से हैं? टीप तरफ से, हाँ, मतलब जो मार्जिन किनारे होते हैं या नोक की तरफ से पीलापन शुरू होता है और फिर बीच तक आ जाता है और फिर पत्ते सूख जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जीवाणु पत्ती झुलसा हो। आप कोशिश करें कि या तो आजकल बड़ा आसान है किसान भाइयों कि आप उसका फोटो खींच के और किसी वैज्ञानिक को भेज सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर आप ले लीजिए और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बड़ा आसान सुविधा आपके पास है, किसी बच्चे से करा सकते हैं। तो धान के खेत की आप फोटो लें। वैसे संभावना यही है कि आपका जीवाणु पत्ती झुलसा है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, लेकिन फिर भी आप एक बार निश्चित हो लें कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, तभी आप इसका उपचार करें। तो सलाह ये दी जाती है क्योंकि पीला रंग पत्ती का होने के बहुत कारण हो सकते हैं जी। तो इसमें जो है आप
जानकारी लें, किसी देखने को के दिखा बाद लें। ही यहाँ पर उचित सलाह दी जाएगी। तो ऐसे में जरूरी है निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, आप वहां पर वैज्ञानिक को फोटो भेज दें या फिर उन्हें अपने खेत में बुलाकर एक बार दिखा दें। उसके अनुसार ही, देखने के पश्चात ही बताया जा सकेगा कि किस तरह से आप उपचार कार्य कर सकते हैं। बिना देखे यहाँ से बता पाना, इसका इलाज थोड़ा सा नामुमकिन है। तो यही सलाह है हमारे विशेषज्ञ की, आप इस ओर बढ़ सकते हैं। आइए इसके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिनेश, आपके पास ही मैं एक बार आना चाहूंगी कि लगातार हमारे जो किसान हैं यहाँ पर रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कीटों का भी जिक्र यहाँ पर अभी आपने भी किया था कि इस समय काफी लग जाता है। तो ऐसे में अगर मैं जानना चाहूँ, पत्ता लपेटक कीट होता है, उसकी पहचान कैसे करें और साथ ही नियंत्रण कैसे करें? बिल्कुल, इस समय जो धान खास करके वानस्पतिक अवस्था में है उसमें पत्ता लपेटक कीट आता है। और होता क्या है कि इसकी जो इल्ली या सूंडी होती है वो पत्ते को दोनों तरफ से सिल देती है और अंदर एक नली सी बन जाती है, नलिका बन जाती है। इसको लीफ फोल्डर या पत्ती मोड़क भी कहा जाता है या पत्ती लपेटक कहा जाता है। और ये अंदर से जो पत्ती का हरा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको खा जाता है। और इससे बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही तीव्रता में बहुत भयंकर रूप ले लेता है, जिसमें पूरा खेत ऐसे लगता है आपको जैसे सफ़ेद रंग के चूने से किसी ने पुताई कर दी हो। वो उसकी सीवियर अवस्था होती है। अगर हल्का फुल्का कीट है तो उससे ज़्यादा नुकसान फसल को नहीं होता है। हाँ, साथ में एक तना छेदक और इस समय आ जाता है। तना छेदक क्या करता है कि अंदर से सूंडी तने के अंदर घुस जाती है और बीज का भाग खाती है, जिसको पत्ते उसके सूख जाते हैं और बड़ी आसानी से पौधे मर से जाते हैं वो। तो उसमें आप दोनों के केस में, चाहे पत्ती लपेटक हो चाहे तना छेदक हो, दोनों के केस में कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G 4% में आती है, दानेदार दवाई है। इसकी आप 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका बुरकाव कर दें तो ये पत्ती लपेटक और ये जो आपका तना छेदक है, दोनों कीट का नियंत्रण इससे हो जाता है। जी, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं और उसका उपचार भी कर सकते हैं, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको विस्तार से बता दिया है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से राजीव जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारे यहाँ सब मैडम आम के पौधे लगाए हैं जी। हाँ, हमारे यहाँ आम के पौधे लगाए अभी 1.5 महीना करीब हो गए। उसमें आप कौन सा खाद डालें जिसमें वो पौधा अच्छा बढ़े और अच्छा बने? जी, अच्छा सवाल आपने किया है कि पोषक प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम अपनी फसलों की अच्छी बढ़वार की बात करते हैं। तो डॉक्टर सिंह, क्या आप सलाह देंगे? 1.5 महीना हो गया है पौध की रोपाई किए, तो अब पोषक प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, पोषण एक बहुत ही आवश्यक चीज होती है जी। जहां तक आम के पौध की बात है तो चूंकि रोपाई की जा चुकी है और अब उसमें जब हम ये बताते हैं कि जब 1 साल का पौधा होता है आम का तो उसको 100 ग्राम नाइट्रोजन और लगभग 100 ग्राम नाइट्रोजन और 750 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश। तो एक अगर 10 साल का पौधा है, अभी तो आपने बताया कि इनका 1 साल का पौधा है, तो उसमें 100 ग्राम हमने बात की। 1.5 महीना हुआ है लगाए हुए डॉक्टर सिंह, हाल फिलहाल में ही लगाया है। हेलो जी डॉक्टर सिंह, हाल फिलहाल में ही लगाया है, 1 से 1.5 महीना ही हुआ है पौध की रोपाई किए। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तो इनको ऐसा है कि 100 ग्राम नाइट्रोजन और 75 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटाश, ये तीनों की मात्रा मिलानी है। और इसके साथ ही साथ चूंकि मुख्य पोषक तत्व ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश आते हैं, लेकिन इसके साथ इनको सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना है, जिसमें इनको जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और बोरेक्स, इनकी भी मात्रा लगभग 50-50 ग्राम के करीब डालनी है। लेकिन अभी इसको ना डालें, बारिश खत्म होने वाली है, पौधे को अभी सेट होने दें और लगभग नवंबर के महीने में ये जो चीजें मैंने बताई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्लस साथ में जिंक, कॉपर और सल्फेट, इनका प्रयोग करें। और साथ ही साथ उसमें गोबर की खाद, क्योंकि पहले तो गड्ढे में मिलाया जा चुका होगा, लेकिन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद उन पौधों के चारों तरफ मिक्स कर दें, तो पौधों की पोषण बहुत ही अच्छी होगी और पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होगी।
तो इस तरह से पौधे की अच्छी बढ़वार ली जा सकती है। जी, तो इस तरह से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं राजीव जी, और आगे चलकर अच्छी बढ़वार भी हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी महेश जी अपना सवाल पूछिए। मैम मैंने क्या है, अभी 2 साल पहले आम का पेड़ लगाया था जी, तो उसकी क्या है ग्रोथ नहीं हो पा रही मैम बिल्कुल भी, मतलब जैसे पत्तियां आती है तो पत्तियां निकल के सूख जाती है वापस। जी, तो 2 साल से यही समस्या आ रही है कि पत्तियां जो हैं सूख कर वो गिर जाती हैं। हाँ, गिर जाती है वापस, अच्छी बढ़वार नहीं हो रही है। तो डॉक्टर सिंह क्या सलाह देंगे? 2 साल हो गए हैं आम लगाए हुए। बिल्कुल ठीक प्रश्न किया इन्होंने। देखिए, जैसा कि मैं अभी एक सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर रहा था, तो जहां पर इन्होंने पौध लगाया हुआ है, ऐसा लगता है कि उसमें जिंक की कमी है। अगर इनसे पूछा जाए, हाँ, तो हम उनसे अभी डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हैं किसान से, लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या ये पत्तियां छोटी छोटी आकार की रह जाती हैं, गिरने के पहले ये छोटी आकार की होती होंगी जी, और महेश जी तब ये झड़ती बताएं। होंगी, तो ये होती है। और इसके लिए ये जिंक का स्प्रे करें, जिंक सल्फेट का 0.2% हम कहते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे जी। डॉक्टर सिंह, महेश जी इस वक्त हमारे साथ अभी फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि क्या गिरने के समय वो छोटी होती है? जी, छोटी छोटी रह जाती है, उससे बढ़ती नहीं है। जी, डॉक्टर सिंह यही कहना है कि बढ़ती नहीं है, छोटी होती हैं तभी सूख कर गिर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जिंक की डिफिशियंसी से होता है। इसके लिए जिंक सल्फेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ये स्प्रे करें प्लांट में, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा और पौधा बिल्कुल स्वस्थ चलेगा। अगर स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो नीचे जमीन में जो है हम कहते हैं इसको जो है सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और उसके लिए ये लगभग 100 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से डाल दें, तो बिल्कुल पत्तियां झड़नी बंद हो जाएंगी और पत्ती बिल्कुल नॉर्मल आकार की आएंगी और पौधा बिल्कुल स्वस्थ होगा। जी, तो जिंक की कमी हो सकती है, उसकी आप आपूर्ति कर लीजिए महेश जी, तब आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि अच्छी बढ़वार हो पाएगी आपके आम के पौधे की। बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर दिनेश, जब हम जिंक की कमी की बात करें तो धान में भी जिंक की कमी हो जाती है, तो इसकी पहचान किस तरह से करें और आपूर्ति कैसे की जाए? देखिए, धान में जो रोपाई से लगाया हुआ धान होता है, जिसमें हर समय पानी खड़ा रहता है, उसमें जिंक की कमी की संभावना ज़्यादा रहती है जी। और आमतौर पे मिट्टियों में जहाँ जहाँ जिंक की कमी है, आधी मिट्टी देश की हमारी ऐसी है जो जस्ते में कम है, जस्ते की कमी है, जिंक की कमी है, और धान में ये लक्षण अक्सर प्रकट होते हैं। इसमें किसी भी अवस्था पे आ सकती है, आपके रोपाई के तुरंत बाद भी आ सकती है और कुछ समय बाद भी आ सकती है। इसके लिए जो चॉकलेट ब्राउन, जैसे चॉकलेट का रंग होता है, भूरा रंग होता है, इस आकार के छोटे छोटे धब्बे पत्तियों पे बनते हैं। फिर ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती आपकी सूख सकती है। अगर बाद की अवस्था में आती है कमी, बालियां निकलने के बाद जस्ते की कमी आती है, तो उनमें सही से दाने नहीं बनते, पौधे के जो बालियों के जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो ये पहचान है इसकी, और इसके लिए 0.5% जिंक सल्फेट का आप छिड़काव करें, और इस घोल के साथ आप 0.25% चूने का घोल जरूर बना लें, क्योंकि खाली जिंक सल्फेट का घोल अगर आप डालते हैं तो पत्तियां आपकी जल सकती हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट से पानी में तेजाब बन जाता है। तो इसमें आपको 0.25% का चूने का घोल बना के दोनों घोलों को मिला के और फिर आपको छिड़काव करना है, और ये छिड़काव आपको कम से कम 2 बार आप करें अगर कमी के लक्षण दिखाई दें। दूसरा छिड़काव आप पहले छिड़काव के लगभग 12 से 14 दिन बाद कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से हर पोषक तत्व की आपूर्ति करना हमारी फसल में बेहद ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा बढ़वार इससे प्रभावित हो सकती है। और किस तरह से प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं, चाहे धान की बात करें या फिर आम की, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे
कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान फसल की सुरक्षा और आम उत्पादन की तकनीक पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें, इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बनारस उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है राम प्रकाश पटेल जी ने। आइए जान लें क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? राम प्रकाश पटेल जी, बताएं। हमारा प्रश्न ये है, पूछिए अपना प्रश्न। हमारा सवाल ये है कि आम की जो टहनियाँ है उसमें कई गासा दे रहा है। हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम सुन रहे हैं। में कई गासा दे रहा है कि बनिया टाइप का हो जा रहा है। आपकी जो आम की टहनियां हैं उनमें कुछ समस्या है? हाँ सर जी। किस तरह की समस्या आ रही है? उसमें एक गासा दे रहा है, छोटा टाइप का। हम आपका सवाल सीधे तौर पर यहाँ पर सुन नहीं पा रहे हैं। जितना समझ आया है वो यही है कि आपकी जो आम की पौध की जो टहनियां हैं वो सूख रही हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर सिंह क्या कहेंगे इसके बारे में आप? एक बात मैं चाहूंगा, हेलो जी, बताएं डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, यह एक बहुत आम समस्या है और आम में कह लीजिए आम समस्या है टहनियों का सूखना। इसको हम डाई बैक के नाम से जानते हैं जी। होता क्या है कि जब पौधे की बढ़वार हो रही होती है तो आप देखेंगे कि पौधे पुराने हो गए हैं, या कभी कभी नए पौधों में भी देखने को मिलता है कि जैसे बारिश का समय खत्म होता है और उसके बाद बारिश के दौरान इन्फेक्शन होता है, बारिश जैसे खत्म होती है तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ टहनियां सूख रही हैं। इसमें करना यह है किसान भाइयों को, हमारे बागवान भाइयों को, कि जहां तक टहनी सूख चुकी है उसको वहां काट दें। वहां से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे, मैंने जो एक सिकेटियर अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ऐसे सिकेटियर को लेकर के उसको काट दें। अगर टहनी मोटी है थोड़ी तो उसको आरी से काटा जा सकता है, लेकिन काटने के उपरांत यह किसान भाई को ध्यान देना होगा कि स्प्रे करना आवश्यक होता है जी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में ये उपलब्ध है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें, जिसको COC के नाम से जाना जाता है, और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें। और घोल बनाने के बाद कटाई उपरांत, जो आपने पौधे की छटाई की, जहां तक सूखे हुए टहनियां थी, छटाई के उपरांत पौधों के ऊपर इसका छिड़काव कर दें जी। तो इससे आप देखेंगे कि पौधे बिल्कुल आपके आगे चल करके स्वस्थ होंगे
और फिर सूखने की उसमें समस्या नहीं आएगी। जी, तो इस तरह से आप कार्य करेंगे राम प्रकाश जी, तो निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है, टहनियाँ सूख रही हैं, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और अब अपनी जो आम की पौध है या पौधे हैं उनकी अच्छी बढ़वार आप हासिल कर पाएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर सिंह, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, आपने पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में तो जानकारी दी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जल का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं हमारे किसान? देखिए, आम में जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें अभी तो बारिश के टाइम में हमें सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन बारिश के उपरांत जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो अभी अक्टूबर के महीने में जब खाद डालने का समय होगा, उसके पहले एक सिंचाई हमारे किसान भाई करेंगे बगीचों की और फिर उसमें खाद डालेंगे, क्योंकि खाद डालने के पहले खाद और उर्वरक हम डालते हैं, उसके पहले जो भूमि में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। तो उसके पहले सिंचाई अक्टूबर में करना, फिर 1 महीने बाद, वो जाड़े में हम कहते हैं कि ठंड के टाइम में 1 महीने बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी बताना अति आवश्यक है कि किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि फ्लावरिंग के पहले, जैसे अभी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अभी आपका जो उसमें पैनिकल इमरजेंस होता है फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू होता है, तो आप फरवरी और मार्च, तो आप जनवरी के महीने में कोई सिंचाई नहीं करेंगे, फरवरी तक तब तक नहीं करेंगे सिंचाई जब तक आम में फूल ना आ जाए, आम में बौर ना आ जाए। तो ये सिंचाई आपको वहां थोड़ा ध्यान देना है कि अगर मैंने कहा कि ठंड के टाइम में 1 महीने के अंतराल पर सिंचाई करना है जी, तो ये ध्यान जरूर रखें कि आने के पहले 2 महीने आपको सिंचाई नहीं करनी है बगीचे में। अब बात आ गई कि जैसे ही फूल आ गया, फूल आने के बाद दाना बनेगा, तुरंत आपको सिंचाई करनी है। अब चूंकि गर्मी के महीने में जैसे आपका मार्च अप्रैल मई का महीना होगा तो आवश्यकता अनुसार हफ्ते के अंतराल पर सिंचाई करना है। अगर बीच में थोड़ी नमी बनी रही तो 15 दिन के अंतराल पर तो आपको अवश्य ही करना है। और किसान भाई फ्लडिंग की जगह, जैसे खेत में पूरा पानी छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं पूरा फ्लडिंग विधि से सिंचाई करते हैं, इस तरह से ना रिंग बनाए जी, पेड़ के चारों तरफ जो मुख्य तना होता है उसके चारों तरफ एक गोल रिंग बनाए और उसको नालियों से जोड़ दें, और नाली से जोड़ने के उपरांत फिर उसमें सिंचाई करें, जिससे कि पानी की बचत भी होगी और पौधे स्वस्थ होंगे। नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही अगर हम फ्लड मेथड से सिंचाई करते हैं तो उसमें अगर कोई भूमि में कीड़े हैं, बीमारियां हैं, तो वो फैल करके दूसरे पेड़ तक भी पहुंचती हैं और इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। तो सिंचाई जो बगीचों में होती है वो रिंग विधि से, जो आपके पेड़ के मुख्य तने के चारों तरफ एक गोल रिंग बना करके फिर उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें जी। तो इस तरह से सिंचाई प्रबंधन किया जा सकता है आम के बाग में, और ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आप सिंचाई प्रबंधन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी आम के बाग के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, झारखंड से राजीव जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, हाँ सर जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम मैंने धान लगाया हुआ है जी, उसमें वो कल्ला जो निकलता है वो उसमें कीड़ा होकर के सूख जा रहा है जी, कल्ला निकल के पीला होके सूख रहा है। कल्ला नहीं, दोबारा पूछिए प्रश्न अपना। राजीव जी एक बार दोहरा दीजिए अपना सवाल। जी, जिसमें कल्ला फूटता है ना जी, जो पौधा में कल्ला निकलता है वो सूख जा रहा है, कल्ला निकलने के बाद वो ऊपर से सूख जा रहा है। और बाकी पौधों की क्या स्थिति है? जो बाकी पौधे हैं आपके उनमें भी कुछ हो रहा है? कल्ला तो आपका पीला हो रहा है, लेकिन जो बाकी पौधे हैं उनमें क्या हो रहा है? स्वस्थ हैं या वो भी पीले हो रहे हैं? नहीं, नीचे का पौधा साफ साफ दिखाई देता है हरा, बट जो नया वाला निकलता है कली वाला जो है सब सूखा निकलता है। कितने दिन पहले लगाया आपने धान? जी, धान कितने दिन पहले लगाया आपने? 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए, तो आपने यूरिया वगैरह लगाया है उसमें? जी, यूरिया नहीं सूख नहीं गया। नहीं, यूरिया लगाया आपने? जी, यूरिया भी लगा दिया? जी, देखिए आप एक ही काम कर सकते हैं। यूरिया नहीं लगाए सर, अभी यूरिया नहीं लगाए तो यूरिया ही तो लगा, यूरिया नहीं लगाए तो आप यूरिया लगाइए उसमें। यूरिया नहीं लगाए। हाँ, तो उसमें आप यूरिया लगा दीजिए। यूरिया की यूरिया की मात्रा
1/3 मात्रा जो रोपाई के बाद लगाते हैं, जब कल्ले बन रहे होते हैं उस अवस्था पे यूरिया का लगाना जरूरी होता है। तो जो संस्तुत मात्रा है आपके उर्वरक की, उसकी 1/3 मात्रा, लगभग आप ऐसे समझ लो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको यूरिया देना है, या एकड़ में 40 किलो, ऐसे आप मान लीजिए 1 एकड़ में 40 किलो यूरिया आप लगा दीजिए उसमें। जी, तो यूरिया आप लगा दीजिए, क्योंकि इसी की कमी के चलते ये जो समस्या है, आपके कल्ले पीले हो रहे हैं, फिर झड़ जाते हैं, ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी उपज आगे चलकर निश्चित तौर पर मिल पाएगी। आप इस समस्या का इस तरह से समाधान कर सकते हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपकी, वो सभी शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं धान फसल की सुरक्षा और आम उत्पादन की तकनीक पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, क्योंकि समय की अब कमी है। आपके जो भी सवाल हैं हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। जल्द से अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर आप डायल कर सकते हैं। और बता दें, इस वक्त बे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप जयप्रकाश जी? हाँ मैडम, नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता हूँ, आम की कलम किस तरह से की जाती है, उसका तरीका। आम की कलम के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हर फसलों में एक कलम की विधि होती है। तो आम में जो कलम करना है, वीनियर ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको। तो वीनियर ग्राफ्टिंग से आप कलम कर सकते हैं, और उसको सीखने के लिए आपको किसी नर्सरी में जाना होगा, तभी आप सीख सकते हैं, क्योंकि यह भी एक तरह की टेक्निक है। जैसे हमारे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं मनुष्य में, उसी तरह से ये पौधों में हम ऑपरेट करके एक रूट स्टॉक मूल वृंत पर, और जो वैरायटी आपको चाहिए आम की, उसको ला के जोड़ते हैं। तो ये एक टेक्निक होती है, और वीनियर ग्राफ्टिंग टेक्निक से हम यह पौध तैयार करते हैं। अगर साउदर्न पार्ट में देखें, साउथ इंडिया में, तो उसको हम इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार करते हैं। तो यह दो विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक वेज ग्राफ्टिंग भी चल रहा है। तो आम में वेज ग्राफ्टिंग से भी हम कलम तैयार करते हैं। तो ये तीन विधियां आम में कलम तैयार करने के लिए बहुत ही उपयुक्त पाई गई है।
जी, तो ये तमाम विधियां हैं जो आप कलम तैयार करने के लिए अपना सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। आप किसी विश्वसनीय नर्सरी में जाकर के वहां से भी सीख सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का भी रुख कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि आम की उत्पादन की अच्छी तकनीकों के बारे में हम आज के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे, किस तरह से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे किसानों को सलाह देंगे कि किस तरह से अच्छा उत्पादन लिया जाए, तो क्या क्या तैयारियां करें, किस तकनीक का इस्तेमाल करें? बिल्कुल, देखिए आम में अच्छी उत्पादन के लिए कुछ प्रमुख तकनीकियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जैसे किसान भाई को हम पहली चीज तो ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे अभी आम के बगीचे हैं उसमें पोषण पर विशेष ध्यान दें। प्रायः देखा गया है कि पोषण पर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा बात चल रही थी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर सल्फेट और आपका बोरेक्स, ये सब चीजें हैं, इनका प्रयोग करें। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर अच्छी उत्पादन लेनी है तो जो अभी हम ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की केवल बात करते हैं, उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व पर जाएं। इससे होता क्या है कि फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। फल फटता नहीं है, आम का फल वो फटेगा नहीं, आम के फल से कुछ नहीं निकलेगा, आम का फल का साइज बड़ा होगा। नहीं तो देखती हैं आपकी फल छोटे रहते हैं, आम का फल टेढ़ा हो जाता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि 2 स्प्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही एक कहते हैं कि जब आम में फूल आ जाए, तो फूल आने के पहले, फूल अभी ना आ पाए, फूल आने के पहले पेनिकल इमरजेंस के टाइम में एक आप स्प्रे कर सकते हैं जिंक, कॉपर और बोरान का। तीनों का जिंक सल्फेट 0.2%, उसको बोल सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर, कॉपर सल्फेट 1 ग्राम प्रति लीटर और बोरेक्स 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बना लें और एक स्प्रे पेनिकल इमरजेंस के टाइम पर करें, फूल आने के ठीक पहले, और फिर दूसरा स्प्रे उसके 1 महीने बाद करें। इससे आप देखेंगे कि आपके आम की गुणवत्ता जो है बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि जो आप हर साल फलत की बात करते हैं, उत्पादन, आप ऐसे ही फल पौध लगाएं, ऐसी प्रजातियां लगाएं जिसमें हर साल फलत होती है। अगर आपने जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, मल्लिका, बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन दशहरी, लंगड़ा है, चौसा है, तो इसमें अगर हर साल फलत नहीं आती है तो इसमें फलत लेने के लिए एक पैक्लोबिट्राजोल आता है जो ग्रोथ रिटार्डेंट है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग किसान भाई को, जैसे अगर आम का पेड़ है आपका और आम के वृक्ष का फैलाव 1 मीटर है, तो इसका 1 ml पैक्लोबिट्राजोल वृक्ष के हिसाब से हम डालते हैं। अगर 1 मीटर उसका फैलाव है, अगर इसी तरह से 2 मीटर है तो उसका 2 ml पड़ता है। और यह बाजार में कलतार के नाम से उपलब्ध है, गोंजी के नाम से भी उपलब्ध है। तो कलतार के नाम से कई कंपनियां ये दवा बना रही हैं, ये हार्मोन बना रही हैं, तो इसका प्रयोग हर साल फलत लेने के लिए कर सकते हैं। जी, तो अच्छी किस्म का चुनाव यहाँ पर करना चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन सही तरीके से करें, जल का प्रबंधन सही तरीके से करें और कीट बीमारियों के लिए पहले ही प्रबंधन कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये तमाम बातें अगर हमारे किसान अपना लेते हैं आम की खेती करते समय, तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आगे चलकर वो हासिल कर पाएंगे, अच्छी बढ़वार वो हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो इसी के साथ आइए अब रुक कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर दिनेश, अंतिम सवाल आपसे बेहद जरूरी है, बकानी रोग के बारे में जानना चाहूंगी। हमारे दर्शक बड़ी समस्या लेकर आते हैं कि बकानी रोग से हमारी फसल ग्रसित हो गई है। जी बिल्कुल, बकानी रोग आमतौर पे हर साल आता है, खास करके उत्तरी भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में भी आता है। इसके लक्षण यही है कि पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं, पीले रहते हैं और बाली आने का समय जब आता है तो उनमें बालियां नहीं आती, दाने नहीं बनते। जड़ों अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो जड़ें जो है वो सड़सी जाती हैं बिल्कुल, और इसमें तने के ऊपर जो पानी में तना होता है जो हिस्सा, उसमें भी जड़ें निकल आती हैं। ये खास लक्षण है इसके। इसकी किसान भाइयों कोई रोकथाम नहीं है क्योंकि ये बीज जनित रोग है। प्रभावित पौधों को उखाड़कर खेत के बाहर ले जाएं, उनको दवा दें और अगली बार जब आप धान की फसल लगाएं तो बीज का उपचार जरूर करें। इस समय कोई आपको बहका सकता है, दवाई बेच सकता है,
कोई ऐसी दवाई नहीं है जो बकानी रोग तो का। उसको हमें उखाड़ करके ही नष्ट करना होगा, और जब हम अगले वर्ष फसल लेंगे तो उसके लिए हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, धान फसल की सुरक्षा आप किस प्रकार कर सकते हैं, आम का अच्छा उत्पादन किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में आपने जान लिया। अब कल के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। कल हम बात करेंगे कौशल विकास योजना पर, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और साथ ही हम आपको बता दें अगला विषय रहेगा हमारा गृह वाटिका और पारिवारिक पोषण। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ। तो फिर आपके पास कोई भी सवाल है, पहले ही आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।